हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभाकर यादव आप लोग को कंप्लीट निबोस कोर्स के बारे में जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों ने एलिमेंट वन फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी हमने खत्म कर दिया है। अब हम आज पढ़ेंगे निबोस आईजीसी एलिमेंट टू। उससे पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिले। तो चलिए देखते हैं। यूनिट आईजीसी वन एलिमेंट टू क्या है? अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसी। हम मैनेजमेंट सिस्टम है ये। एलिमेंट टू पूरा पॉलिसी के ऊपर है। हम पूरा पॉलिसी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे। पहले शुरू में हमने पढ़ा था वो बेसिक था निबोस का। एलिमेंट वन में बेसिक है। अब मेन चीज अब यहाँ से चालू होती है आपके निबोस की। जो अभी तीन तीन चार पांचवा एलिमेंट आएगा ये मेन है आईजीसी वन में। तो पहले क्या था? बेसिक था। अब हम मेन चीज जो है यहाँ से कुछ थोड़ा सा टफ हो जाता है, जहाँ से थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम देखेंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट टू आईजीसी वन का एलिमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये पूरा हम पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए, तो ये जैसे कि हेल्थ आप देख रहे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वन है। ये पॉलिसी के लिए है। तो की एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आईएलओ ओएसएस 2001 सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा चीज पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी बनाने का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कोई कंपनी क्यों अपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट करती है। हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या क्या फीचर्स होते हैं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी सेट किया जाता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे कि जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अरेंजमेंट्स, रिव्यू पॉलिसी, स्टैंडर्ड गाइडेंस। कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन कौन से उसको पॉलिसी को आप कंप्लाई करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं, और जो पॉलिसी हमने सेफ्टी पॉलिसी बनी है वो कब कब रिव्यू होती है, और उसका स्टैंडर्ड और गाइडेंस क्या क्या है। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो ये हम चैप्टर का टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके डिटेल में बात करेंगे। ये पहले की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। द आईएलओ ओएसएस 2001 safety and health management system can be summarized as policy, organizing, planning and implementation, evaluation, action for improvement and audit। ये जो चीज आपने पढ़ा, ये पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड एक्शन पर, ये पूरा निबोस इसी के ऊपर है। जो चीज ये आपने इधर पढ़ा है, मैं एक बार हाईलाइट करके आप लोग दोस्तों आपको दिखाता हूँ। जैसे कि पॉलिसी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, एक्शन पर, ये पूरा निबोस आईजीसी वन में पूरा इसके ऊपर ही आईजीसी वन बना हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक एक चैप्टर, जैसे कि अभी हम एलिमेंट टू का हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, फिर इवेल्युएशन, फिर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है। नाउ ILO OSS 2001 Safety and Health Management System. The management of workplace health and safety must be considered systematically within an organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को, वर्कप्लेस को कंसिडर, विचार विमर्श करना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। इन द सेम वे एज एनी अदर फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, a systematic approach to management is often linked to the PDCA cycle. PDCA cycle क्या होता है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। किसी भी मतलब काम को करने से पहले आपको प्लानिंग करना होगा, चेक कर लो उसको करेंगे, प्लान करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर उस पर एक्ट करेंगे। एक पीडीसी साइकिल तरह से जो भी हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी का कंप्लायंस है वो हम पूरा कर सकते हैं। दिस जनरल अप्रोच हैज बीन यूज्ड इन मेनी मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह का पीडीसी जो साइकिल है बहुत सारे जो सर्टिफिकेशन है, मैनेजमेंट सिस्टम है, आईएसओ इसमें यूज होता है, इंक्लूडिंग द ISO 9001 एंड द ISO 40,001 मेंशन earlier। जो 14,001 है
और 9001 है, उसमें भी ये पीडीसीए साइकिल के हिसाब से स्टैंडर्ड में जो भी फॉर्मेट बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है पीडीसीए साइकिल के द्वारा ही होता है। Many different HS and MS, HSM का हेल्थ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट यूजिंग अ सिमिलर फॉर्मेट, एग्जांपल ओसास 80,001 जो अब 45,001 हो चुका है। HNSM स्टैंडर्ड जो 45,001 है ओसास, उसमें भी पीडीसीए साइकिल के ऊपर ही implement hota hai workplace safety. All these safety management system have common principle which we can see demonstrated in the ILO's occupational OSH system. ILO OSH 2001. We can summarize the key element of this system as policy, organizing, planning and implementation, evaluation, action for improvement and audit. ये जो चीज हमने पढ़ा पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ये इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है किस तरह का आपका प्लानिंग है, क्या करते हैं, कब कब उसको रिव्यू करते हैं, और जो नॉन कन्फर्मिटी आती है उस पर क्या आप एक्ट करते हैं। तो हम एक टॉपिक फोकस है, टॉपिक फोकस में हम पढ़ेंगे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिसी और ऑर्गेनाइजिंग, उसका थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। पॉलिसी क्या है? A clear statement has to be made to establish health safety as a prime commitment of management at all levels of the organization. पॉलिसी एक तरह से बोल सकते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, और ये इसमें भी लिख भी रहा है कि स्टैब्लिश हेल्थ एंड सेफ्टी। आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी को हेल्थ एंड सेफ्टी के किस नजरिए से देखता है, क्या स्टैंडर्ड है, उस तरह के पॉलिसी एक सेट होती है सेफ्टी की, जो हर एक लेवल पे वो फॉलो होती है। फिर ऑर्गेनाइजिंग a framework of role and responsibility for health and safety must be created within the organization from senior management down to the top floor, including the appointment of specialist staff. स्पेशलिस्ट स्टाफ का मतलब यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर। बोल रहे कि ये फ्रेमवर्क एक मतलब ढांचा आपको रेडी करना है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी का। जितने हमारे पास ऑफिसर्स है, मैनेजमेंट है, उनको केआरए में रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी का सेट करें। मैनेजमेंट डाउन टू द शॉप फ्लोर, शॉप फ्लोर मतलब वर्कमैन, जो टॉप है, कंपनी के मालिक हैं, एमडी है, ईडी है, वहां से सेफ्टी के इक्विपमेंट चालू होना चाहिए पॉलिसी। और डाउन द लेवल शॉप फ्लोर मतलब एक वर्कमैन तक होना चाहिए। और अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ मतलब एक नया एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटमेंट करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटिंग किस तरह का आपका प्लानिंग है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। डिटेल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। आप हेल्थ आपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए डिटेल अरेंजमेंट होना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी का। Central to this idea is the concept of risk assessment and the identification and implementation of system of work and protective measure। जैसे कि हम सिस्टम वर्क एलिमेंट 1 में भी पढ़े हैं, तो इसमें यही कह रहा है कि किसी भी चीज का रिस्क असेसमेंट करें, उसका प्लान करें, और प्लान करने के बाद उसका इम्प्लीमेंट करें। सिस्टम वर्क में आपका एसओपी आ गया, जीएसए, डब्ल्यूएमएस, ये सारी चीजें आ गई इसमें। उसके बाद आता है इवेल्युएशन, मूल्यांकन करें, कैसे करें। मेथड मस्ट बी डिवाइस टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द अरेंजमेंट्स पुट इनटू द प्लेस। जो चीज आप पहले आपने प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा, आप प्लान किया और इम्प्लीमेंट भी कर दिए, बट उसका इवेल्युएशन भी तो करना पड़ेगा। तो कहाँ तक इफेक्टिव आपकी जो आपने पॉलिसी बनाई, ऑर्गेनाइजेशन किया, वो कहाँ तक वो वैलिड है, कहाँ तक मतलब इम्प्लीमेंट है, कहाँ तक इफेक्टिव है, उसको देखने के लिए effective arrangement put in the place. This might be done reactively, example by reviewing accident and ill health statistics, are actively example by reviewing inspection reports। जो रिपोर्ट बने हुए हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, डेली चेक शीट है, उसका रिव्यू करें कि कितना ये आपका जो प्रोसीजर है वो इफेक्टिव है। ऑडिट, arrangements must be made for the independent, systematic and critical examination of the safety management system to ensure that all parts are working acceptable well।
बाद में सब चीज होने के बाद में आपने पॉलिसी बना दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर रेगुलेशन कर दिया, लेकिन उसके बाद में उसका ऑडिट करें। ऑडिट से मतलब जो अरेंजमेंट किया हुआ है, जो क्रिटिकल एग्जाम, जैसे क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल एग्जाम से ऑडिट करें उसमें, कि ताकि जो आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, any sort identified by the review any sort identified by the review process must sorry necessary to the policy or nation arrangements for implementation। एक जो भी यदि ऑडिट आया, ऑडिट किया हमने, ऑडिट के बाद में जो भी नॉन कंफर्मिटी आया, उसके बाद में उसको एक्शन करें, एक्शन ले, उसको इम्प्रूवमेंट करें। उसके बाद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, the intention is that the safety management system will not remain static but will develop over time to become increasingly appropriate and useful to the nation that exists to solve। ये सारा चीज हमने कर लिया, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, एक्शन फॉर ऑडिट सब कर लिया। लेकिन कहा था कि कभी कभी हम देखते हैं कि ऑडिट के टाइम में ही सारा सब कुछ सेट किया जाता है। ठीक है। तो इसका कहना ये है कि सब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसको कंटिन्यूअली प्रमोट करें। जो भी आपने पिछले 6 चीजों में आपने काम करके हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया आपने, तो उसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी करें, उसको सस्टेन करके रखें। तो जैसे कि हम याद कर सकते हैं, जैसे इतना 6-7 चीजें हो गई, तो इसको हम याद कर सकते हैं पोपिया, शॉर्ट फॉर्म में पोपिया, POPEA, मतलब पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑडिट। आप चाहे तो अपने तरफ से शॉर्टकट बना सकते हैं, बट मैंने पोपिया के नाम से शॉर्टकट करके याद कर रखा है, ताकि ये जो पॉलिसी पढ़ रहे हैं टॉपिक फोकस, ये टॉपिक फोकस पूरा निबोस इसी पे डिपेंड है। हर एक चीज की तो छोटे छोटे अभी डिफिनेशन आ गया, आगे चल के एक एक चैप्टर है इसमें, उसमें डिटेल में बात हुई है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा पढ़ के साथ साथ चलेंगे, ताकि आगे जब हम पढ़ें तो भूले नहीं। ये कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे अभी पढ़ा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ये आप देख लो, एक इंफॉर्मेशन लिंक है, एक कंट्रोल लिंक है। जो ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, वो इंफॉर्मेशन लिंक है, और जो डॉट डॉट दिख रहा है कंट्रोल लिंक है। कौन किससे कंट्रोल है? पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये डायरेक्ट लिंक है मैनेजमेंट सिस्टम का। और ऑडिट है, ऑडिट का डायरेक्ट किससे लेना है? सीधे एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑडिट क्यों होगा? एक्शन फॉर इम्प्लीमेंट। और ऑडिट इसके लिए होगा जो चीज आपने इम्प्लीमेंट किया, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, ये सारी चीजों के लिए हम ऑडिट करेंगे। और ऑडिट कर लेना देना क्या है? ऑडिट हम करेंगे तो उसमें नॉन कंफर्मिटी आएगा, तो उसके एक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए है। जस्ट ये स्ट्रक्चर है। अभी हम आगे देखेंगे किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा चीज है इसमें, पर्पज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी। किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट करने की क्या जरूरत होती है, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कि हेल्थ एंड सेफ्टी अपना पॉलिसी सेट करे और उसके ऊपर काम करे। तो इसके डिटेल में देखते हैं। द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन एम विद regards to health and safety, who is responsible for achieving these aims, how the aims are to be achieved। एक पॉलिसी टारगेट सेट होता है कि कौन कौन इसके पॉलिसी का जिम्मेदार है, और हमारे नेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का जो भी कमियां हैं, या और कैसे इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हेल्थ एंड पॉलिसी सेट की जाती है। द पॉलिसी हैज रोल इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ बोथ सीनियर मैनेजमेंट हु फॉर्मुलेट इट एंड मिडिल एंड जूनियर मैनेजमेंट हु आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इट। ये द पॉलिसी का जो डिसीजन होता है सीनियर मैनेजमेंट से ही होता है, जो कि इसमें एमडी का सिग्नेचर होता है। वो फॉर्मुलेटेड, सीनियर मैनेजमेंट वो फॉर्मुलेटेड जो बनाता है वो भी इन्वॉल्व रहेगा, एंड मिडिल एंड जूनियर मैनेजमेंट जो बीच में रहते हैं, जैसे कि ऑफिसर्स, इंजीनियर्स हो, मैनेजर्स हो गए, ये लोग जूनियर मैनेजमेंट, हु आर द रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इट, और कौन इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है।
रोल ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इन डिसीजन मेकिंग, कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई पॉलिसी हमने सेट कर दिया, बस सेट करके साइड में रख दिया, उसका कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उसका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। वन फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट in any organization is the health and safety policy. A good health and safety policy sets out the organization's general approach and commitment to achieving particular aims and objectives. It provides a framework for general and specific health and safety responsibility for staff and guidance on the detailed operational arrangement to be taken to the protect employees and others from harm as a result of workplace activities. In particular, the policy should implement decision making within the organization. This will occur in two ways. जो भी हम पॉलिसी सेट करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो डिसीजन मेकिंग और फ्रूटफुल होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। जो हम कमिट कर रहे हैं वो कमिट को पूरा होना चाहिए, ताकि हमारा इंडस्ट्री को चला गया और हम कमिटमेंट कुछ इन्वायरमेंट के लिए अलग कर रहे हैं, सेफ्टी के अलग कर रहे हैं। तो इसका कहने मतलब है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही पॉलिसी को सेट करें, जो कि हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, firstly, senior management has to decide what kinds of health and safety standards they are committing the organization to and will have to allocate resources accordingly. पहला सीनियर मैन पॉलिसी कब इफेक्टिव होगा वही बता रहा है कि पहले सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की स्टैंडर्ड क्या रखना है उन्हें, और क्या हम कमिट कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, और कैसे जो हम ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं कैसे उसे अचीव करें। दूसरी चीज, managers have to ensure that their decision making is in line with the policy and does not work against the organization's stated aims and objective। ये मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि उसको, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी बना के दे दिया अपने फैक्ट्री में कि भैया इसे इम्प्लीमेंट करो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मैनेजर्स का, अगर प्लांट हेड है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराए। क्या होता है कि पॉलिसी बना के साइड में रख दिया, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसका कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए ये मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो डिसीजन मेकिंग और डाउन द लाइन तक उसे इम्प्लीमेंट करें। There is no one correct format or sets of context for health and safety policy। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को सेट करने के लिए। इट मस्ट रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, द हजार्ड एंड रिस्क। मैंने इसे बताया कि अभी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेट किया जा सकता है, किस तरह की इंडस्ट्री है, किस तरह का हजार्ड, किस तरह का रिस्क है। द साइज एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो फैक्ट्री कितनी बड़ी है, किस तरह का मतलब हजार से उस फैक्ट्री के अंदर, उस हिसाब से अपने सेट करने होते हैं पॉलिसी। द पॉलिसी मस्ट देयरफॉर बी डेवलप्ड एंड टेलर्ड टू फिट द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इट एग्जिस्ट टू सर्व। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम जो चीज अचीव नहीं कर सकते वो पॉलिसी में क्यों करें, तो वही बोल रहे हैं कि हमें पॉलिसी ऐसे सेट करनी है ताकि उसको हम अचीव कर सके, उस ऑर्गेनाइजेशन पे एकदम सूट सटीक बैठे और उसे हम अचीव कर सके। एग्जांपल के तौर पे, द सेफ्टी पॉलिसी ऑफ अ स्मॉल लो रिस्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ अ लार्ज हाई रिस्क ऑयल एंड गैस मल्टीनेशनल। एक मान लीजिए आपका एक जनरल दुकान फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री है, उसमें मैनुअल काम होता है, कोल्ड मतलब कुछ ऐसा हॉट वर्क नहीं है, ना क्रेन है, कुछ है, बस ऐसे नॉर्मल है, 10-12 आदमी काम कर रहे हैं। तो उसका पॉलिसी और ऑयल एंड गैस जो का जिसका जो पॉलिसी है बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी वाला है वो ऑयल एंड गैस का पॉलिसी उठा के सेट कर ले, भैया हम ये चीज करेंगे, और उसके पास ना रिसोर्सेस है और ना उसके पास इतना स्टाफ है कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसके लिए इसका निबोस का करना है कि जो भी पॉलिसी सेट करे उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रहे, और वो जो भी ऑब्जेक्टिव अचीवेबल रहे, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको हजार्ड और रिस्क सेट करें। अब की फीचर एंड कंटेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। A health and safety policy is usually presented in three parts। हेल्थ एंड सेफ्टी को यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि द जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन एंड द अरेंजमेंट सेक्शन। आपका स्टेटमेंट क्या क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन का,
उसके बाद उसका अरेंजमेंट क्या क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अभी हम देखेंगे उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पढ़ेंगे। द जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आउटलाइन द इम्पोर्टेंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस on health and safety and the commitment that can be expected. It sets an objective for the organization to achieve. It is signed by the person on overall control of the organization. Health and safety policy जो साइन होता है किसका, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल करता है, जैसे कि एमडी, सीईओ, चेयरमैन, तो उसका साइन होगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन हाइलाइट्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। It shows the lines of responsibility and accountability। सब जो भी स्टाफ, इंजीनियर्स, मैनेजर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हर एक लेवल पे सेट करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए। The arrangement section provides the detail on how the organization manages health and safety. It outlines the general arrangement that relate to health and safety management and the specific arrangement that relate to individual health and safety topic and issues। उसके लिए एक चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम भी बना सकते हैं कि हम जो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उसको अचीव कैसे करें, एक प्लान कर सकते हैं अच्छे तरीके से उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। पॉलिसी में जो भी ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हैव टू बी रिव्यूड इन ऑर्डर टू स्टे करंट एंड रिलेवेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम रिव्यू भी होना चाहिए। हो सकता है आपका प्रोसेस चेंज हो, हम पढ़ेंगे ऐसे पॉलिसी कब कब रिव्यू होनी चाहिए। ये नहीं वो उसमें हर एक एग्जाम के बाद में 4 नंबर का आता ही आता है कि पॉलिसी कब रिव्यू, कब कब रिव्यू होती है एंड किसके द्वारा साइन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाउ पढ़ेंगे जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। This spells out of the organization's overall approach to H&M, health, safety and management, and its aim in the terms of performance. It must commit the organization to achieving the legal compliance and in many cases of the commitment built to achieving a higher standard than the set by law, either as a matter of corporate policy or because of the nature of the organization. The statement will also usually contain goals and objectives of the organization। इसमें क्या है कि जो भी लीगल कंप्लायंसेस हैं आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड, एक्सप्लोजिव, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं उसे, लीगल कंप्लायंस फुलफिल करके ही चलना है। इसमें आपको भी ध्यान में रख करके सेट करना है आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है सब तरीके ध्यान में रख के ही बनाना चाहिए। इन्वायरमेंट से क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल इंजरी, विजिटर्स, सबको ध्यान में रख के ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनती है। The statement of intent should recognize that managers and workers at all levels within the organization have a part to play implementing policy, and it will therefore state very clearly that every person must comply with the policy and that serious breaches of policy may be treated as disciplinary offenses। ये मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि सारे लेवल पे वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे और क्लियरली स्पष्ट करे कि हर एक आदमी को, मतलब कोई भी टास्क उसको डिफाइन कर दे, सुपरवाइजर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये एक वर्कमैन हो गया, उसको डिफाइन कर दे भैया आपका ये काम है। यदि वर्कमैन को आपने बोल दिया कि आपको पीपीई पहनना है तो पीपीई पहन के ही वो काम करे, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो इस तरह से वो अपना हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में योगदान दे सकता है। सुपरवाइजर का योगदान क्या होगा कि जो उसके अंडर में आदमी काम कर रहे हैं वो बराबर जो WMS है उसे फॉलो करके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, वो अपने पे जिम्मेदारी निभाएगा तो हम ऑटोमेटिक जो हमारा जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है हम वो अचीव कर सकते हैं। द जनरल स्टेट ऑफ इंटेंट शुड बी signed by the person at the top of the organization, CEO, MD to जो पॉलिसी है वो CEO और MD द्वारा साइन होना चाहिए, टॉप अथॉरिटीज। द पॉलिसी एंड इंडिकेट दैट द पॉलिसी कमिटमेंट कम्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। पॉलिसी जो है आपके ऊपर लेवल से ही आना चाहिए। ऊपर लेवल से कहने का मतलब कि CEO, MD। This person also ultimate responsibility for health and safety in the organization, so should be committed to the policy contents। होता है कि पॉलिसी तो हमने सीईओ और एमडी ने रेडी कर दिया लेकिन उसको फॉलो नहीं हो रहा, बट बीच बीच में इनको जो सीईओ और एमडी है इन्हें भी इन्वॉल्व
होना है पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। Data to indicate when the current statement were prepared to provide a reference point for review। जब पॉलिसी आपका रिव्यू होती है तो नीचे में जहाँ सीईओ एमडी जो भी पॉलिसी को साइन करते हैं उसके जस्ट बगल में उसका डेट भी होना चाहिए। इसे करना है कि डेट इंडिकेट करो, डेट मेंशन करो, ताकि इससे पता चले कि लास्ट टाइम में पॉलिसी कब रिव्यू हुई है। और नाउ की फीचर एंड कंटेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी टॉपिक फोकस हम देखेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में रिकॉग्नाइज सम जनरल ऑब्जेक्टिव दैट हैव टू बी अचीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज। जनरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमें अचीव करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि मीटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। किसी पॉलिसी को सेट करने के लिए हम फॉलोइंग जो क्राइटेरिया है इस तरह से हम कर सकते हैं। मीटिंग लीगल ऑब्लिगेशन, जो इस फैक्ट्री एक्ट का और जो स्टेट रूल का जो भी रूल है उसका लीगल कंप्लायंस का मीट होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सेफ वर्क प्लेस, सेफ वर्क प्लेस का इंतजाम होना चाहिए। सेफ इक्विपमेंट एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ इक्विपमेंट होना चाहिए जिसमें गार्ड लगे हो, सेंसर लगे हो, जहाँ जैसे जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, हर एक चीज का एसओपी हो, उसका इंफॉर्मेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे IITS, इसका बारे में हम एक लाइन में कहीं भी कभी एग्जाम में आए तो बीच में इसे लिख सकते हैं। IITS इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। वो पॉलिसी में मेंशन हो। रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑल रिलेवेंट वर्क प्लेस एक्टिविटीज, जितनी सारी एक्टिविटीज है पहले क्या कर आपको देखो, आपके इंडस्ट्री में आपको रिस्क असेसमेंट करना है तो सबसे पहले आपको जो भी एक्टिविटी है पूरा आइडेंटिफाई कर लीजिए। वो सेम चीज यही कह रहा कि रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑल रिलेवेंट वर्क प्लेस एक्टिविटीज, जो भी आपके वर्क प्लेस पे एक्टिविटीज है उसको आप रिस्क असेसमेंट कीजिए। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, आप जो रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करें कि कहाँ तक इफेक्टिवनेस है और क्या क्या जरूरत है उसमें। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज एक्सपर्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइस। हाँ, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, आपको रिसोर्सेज देने होंगे। और हेल्थ एंड सेफ्टी, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने, मान लो किसी को सेफ्टी बेल्ट पहनना नहीं आता तो उसको लिए एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए कि उसे बता सके हाउ टू वियर सेफ्टी बेल्ट। तो इस तरह से एक्सपर्ट हेल्थ सेफ्टी एडवाइस चाहिए जो भी आदमी काम कर रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन विथ वर्कर्स, वर्कर के साथ बात करें, टूल बॉक्स मीटिंग करें, सजेशन स्कीम्स लाएं, ताकि देखो क्या होता है वर्कर्स ज्यादा तरीके तरीके से अपने वर्क स्टेशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है कि कहाँ हजार्ड्स है और इसको कैसे कंट्रोल कर सके। बिकॉज वहां पे वो 8 घंटे काम करता है तो उसको ज्यादा आइडिया होता है। इसके लिए उनसे कम बात करें, कंसल्टेशन सुझाव भी लें उनसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक जैसे कि मैंने एलिमेंट 1 के वीडियो में बताया था कि आप लोग सजेशन स्कीम चालू कर सकते हैं ताकि जो भी फ्लोर पे साइट्स पे वर्कर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिकॉज क्या उनके पास बहुत सारे आइडिया होते हैं, यदि हम कभी कभी वो डर के मारे बताते नहीं। इसके लिए सजेशन स्कीम को मोटिवेट करने सोचें, वो ऑटोमेटिक आपको सजेशन का आइडिया आएगा और आप उसको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। टारगेट्स, अब ऑब्जेक्टिव के लिए अब टारगेट कैसे होना चाहिए। The statement of intent may also set quantifiable target for the organization to achieve. Targets are useful as they allow performance to be measured and provide a tangible goal for staff to aim for. They also help to drive continual improvement. Possible targets might relate to उनका जो भी हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो टारगेट सबको दे देंगे और उसको अचीव करेंगे। जैसे कि एक्सीडेंट रेट, टू अचीव अ रिडक्शन इन द एक्सीडेंट और इल हेल्थ रेट। पहले टारगेट में एक्सीडेंट रेट लेंगे। मान लीजिए हमारे पिछले 3 साल में 3 साल में 3 साल या 1 साल का ले लेते हैं, फिर मैं 3 साल में 12 एक्सीडेंट हुआ है तो हमारा उसको 5 और कम करके ना 7, अगले 3 साल के लिए 7 लेंगे, फिर 7 हो गया तो फिर अगले हम 3 साल के लिए फिर इसे 4 लेंगे। इसी तरह मतलब टारगेट से करेंगे, कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे। जब एक्सीडेंट 0 हो गया तो उसको सस्टेन करेंगे। वो लिख रहा है अगला टॉपिक, एक्टिव मॉनिटरिंग टू कंप्लीट सक्सेसफुली अ नंबर ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग एक्टिविटीज सच एज।
तो इस तरह से एक्टिव उसको मॉनिटर, जैसे एक्सीडेंट रेट हमारा नीचे हो गया तो उसके लिए हम एक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे, उसको सस्टेन करने के लिए। किसी भी इंडस्ट्री का हर जगह सेफ्टी का क्या रहता है, टारगेट एक्सीडेंट का 0 रहता है। तो उसी तरह हर क्वार्टर का, हर साल का आप छोटे छोटे स्पेल में भी उसको सेट कर सकते हैं, साल का 6 महीने का सेट करके आप अचीव कर सकते हैं। such as successful completion of 90% all supervisor safety inspection over a year। एक साल में आप जिस भी टारगेट दिए उसका 90% पूरा होना चाहिए, सेफ्टी इंस्पेक्शन भी करें। कंप्लीशन ऑफ की एक्टिविटीज सच एज कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने पॉलिसी में सेट किया है, ऑल एक्टिविटीज का रिस्क असेसमेंट करें। एक रिस्क असेसमेंट करने के लिए एक टीम बनाए और टीम के साथ में रिस्क असेसमेंट करें, बिकॉज ज्यादा आदमी रहेंगे तो ज्यादा आइडियाज आएगा। तो इसके लिए रिस्क असेसमेंट की एक टीम होती है। डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग टू ऑल वर्कर्स। हर ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। जो भी एक वर्कर काम कर रहा है उसके टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नीड, उनको टीएनआई, पहले तो उनका टीएनआई बनाए, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, किस एरिया में किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके बाद उनको हम ट्रेनिंग करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस टू एंगेज द वर्कफोर्स। डेवलपमेंट कंसल्टेशन प्रोसेस टू एंगेज द वर्कफोर्स, किस तरह का आदमी को किस तरह का प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। टारगेट में भी सेट इन रिलेशन टू पास्ट परफॉर्मेंस और द परफॉर्मेंस ऑफ अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, जो पहले का जो टारगेट कैसे होना चाहिए, जो पहले का परफॉर्मेंस आपका है उसके हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि मान लो आप पिछले 3 साल में आपके पास आपके फैक्ट्री में 12 एक्सीडेंट हुआ है, तो अगले जो 3 साल है आप 7 लेके चलें। ठीक है, एक्सीडेंट 0 है बट 7 लेकर चलने, उसको अचीव करने के लिए जैसे कि पूरा चीज दिया, मॉनिटरिंग करें, ऑडिट करें, वो सारी चीजें। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग परफॉर्मेंस इज वे इज नोन एज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग ये होता है कि एक में जो पॉलिसी बनानी है, मेरी एक्स कंपनी है, तो मैंने वाई और जेड नामक 2 कंपनी से मैंने कुछ पॉलिसी लिया और वो दोनों को मिला करके एक अपने लिए पॉलिसी रेडी कर दिया, वो बेंचमार्किंग होता है। तो इस तरह से भी पॉलिसी रेडी कर सकते हैं, इस तरह से टारगेट ले सकते हैं। सो इफ फटर रेट एक्सीडेंट रेट्स इन एन इंडस्ट्री एज ए होल आर फॉर एग्जांपल 1 for every 1 lakh miles driven, the target for a particular organization may to achieve the standard or have a lower rate। अब वही है कि जो भी आप टारगेट लेंगे, जो पिछला आपका सेफ्टी का जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे तरीके से अचीव करने के लिए उसके लिए टारगेट सेट करें। ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन में किसकी हेल्थ एंड सेफ्टी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसके बाद आएगा उसमें हम देखेंगे। the section of the health and safety policy deals with people and their operational duties in relation to health and safety. It outlines the chain of command for health and safety management and identifies the roles and responsibilities to stop to enable clear delegation of duties। हर एक एम्प्लॉयज का क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी का आइडेंटिफाई होनी चाहिए। इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर दिस सेक्शन टू इंक्लूड इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोइंग द लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी हम जो चार्ट इसके बाद आने वाला उसमें देखेंगे, क्लियरली इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है किसका क्या रोल है। दिस चार्ट इज आल्सो शो द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक रूट्स। इस चार्ट में भी दिखा है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कैसे रिपोर्टिंग करनी है। द फिगर बिलो शो अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर कंपनी। किसी कंपनी का एक चार्ट हो सकता है। द ग्रे लाइन शो लाइन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोइंग डाउन थ्रू द स्ट्रक्चर। द ग्रीन लाइन शो द फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी that the health and safety manager has for providing advice at all levels of the organization। तो the organization line shows the lines of communication and feedback up through the structure। ये देखिए, जैसा कि इसमें थोड़ा सा इसमें स्केच की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे कि ये देखिए, ये ऊपर के जो टॉप के लोग हो गए, ये मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, अभी नया नया
है तो सिस्टम थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे कि ये देखो आप, ये यहाँ पे जो दिया है मैनेजमेंट, ये टॉप, और देखिए ये जो दिया है कि ये एमडी होगा, ठीक है। एमडी के नीचे जो भी डायरेक्टर उसमें से डायरेक्टर आ गया, उसके बाद मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, और ये एम्प्लॉयज हैं, ठीक। तो देखिए कैसे इसमें आया हुआ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो ऐसे है, ये काले कलर में देख रहे हैं, ब्लैक कलर में, ये ये जो देख रहे हैं आप, ये तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। पहले एमडी है, एमडी के बाद में डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर, सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉय। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं अलग से ये हेल्थ एंड सेफ्टी को अलग कर दिया है, हेल्थ एंड सेफ्टी को अलग कर दिया। क्यों? जो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर रहेगा, मतलब सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर रहेगा, उसका लिंक सबसे रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एमडी को भी जा रहा है, एक लेबर तक को भी जा रहा है, इंजीनियर जा रहा है, मैनेजर जा रहा है, ईडी तक जा रहा है, तो मतलब सबका लिंक उससे है। बट एमडी ने यदि पॉलिसी बना दिया, तो ये पॉलिसी इफेक्टिवनेस कैसा होना चाहिए? ये पॉलिसी फिर होना चाहिए ऐसे रिवर्स। आप देखो यहाँ पर तीर लगी है रिवर्स का, एक तीर यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है। बाकी इन्हें तो पॉलिसी सेट कर दिया इन्होंने, लेकिन इफेक्टिवनेस कब मालूम चलेगा? इफेक्टिवनेस तब मालूम चलेगा कि ये जो है दिया है इस तरह से, तब उस हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना। और है कि the organization section will usually reflect the management hierarchy within the organization and the allocate the responsibilities accordingly. हर एक आदमी का responsibility दिया जाना चाहिए। The CEO और MD ultimately responsible accountable for the entire organization. पूरी कंपनी की CEO और MD की जिम्मेदारी हेल्थ एंड सेफ्टी की। मैनेजमेंट एट ऑल लेवल रिस्पॉन्सिबल, सभी जिम्मेदारी सभी लेवल पे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स। हर एक लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी का इंश्योर करना है, आर इन प्लेस एंड बीइंग कैरिड आउट इफेक्टिवली विदिन देयर स्पेयर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो this management be done by breaking down the management hierarchy into discrete layers and allocating responsibility to each layer. Example: senior managers responsibilities, middle managers responsibilities, supervisor responsibilities। हर एक चीज जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखा है, देखिए एक बार देखते हैं। और इसमें हर एक आदमी का अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट किया गया है। तो और रिपोर्टिंग फॉर्म स्ट्रक्चर अपोजिट है। पॉलिसी एमडी ने सेट किया, बट पॉलिसी की इफेक्टिवनेस डाउन द लाइन सॉफ्ट फ्लोर से ही जाएगा, कितना इफेक्टिव है और किसकी किसकी क्या जिम्मेदारी है, सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर, सुपरवाइजर की क्या क्या जिम्मेदारी है। ऑल एम्प्लॉय, सब आदमी responsible for acting safety at all time in the courses of their duty at work। हर टाइम में जो भी एम्प्लॉय जब काम करें तो हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए काम करें। जो भी उसको कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कॉम्पिटेंट आदमी है, हैव ऑपरेशनल ड्यूटी बट आर आल्सो कंसिडर कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट वन और मोर स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटी। एग्जांपल एज फर्स्ट एडर फार्मर्स। जैसे कि कॉम्पिटेंट पर्सन बोले तो यदि मान लो मेरा काम एक वेल्डर का है, तो उसके अलावा एक अलग से कुछ स्पेशलिस्ट हमें उसको जिम्मेदारी देना चाहिए उस आदमी को। जैसे कि फर्स्ट एडर्स हो गया, फायर मार्शल, फायर फाइटर हो गया। तो काम करते करते इस सारी चीज की भी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कुछ लोगों को फैक्ट्री में आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कि हमारा क्यूआरटी टीम होती है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, उस उनको जैसे कि एडिशनल वर्क दिया रहता है, तो वो अलग अलग शिफ्ट में आते हैं, तो उस तरह से वो अपना रोल को अच्छे तरह से निभा सकते हैं। स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स responsible for providing advice to support management and employee in achieving safety। कुछ स्पेशलिस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस मतलब कंसल्टेशन का जो भी सजेशंस जैसे मैंने बताया उस तरह का होना चाहिए, ताकि कहाँ किस चीज की किस जगह पे क्या जरूरत है हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? The arrangement section is often the largest section of the policy. It deals with the general arrangement that exists to manage
health and safety and the specific arrangements that are necessary to deal with the particular risk relevant to the organization and its activities. So the system and procedure is to manage health and safety are contained in the section. जैसे कि मैंने शुरू में ही पढ़ा था, एक जो लास्ट है ये पहला था जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हमने पढ़ा था, और उसके बाद में हमने ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पांसिबिलिटी, जिसका ऑर्गेनाइज क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी है, और तीसरा क्या था अरेंजमेंट था। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्या क्या अरेंजमेंट होना चाहिए कंपनी में, लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉलिसी, the general arrangements that exist to management health safety and a specific arrangement that the necessary deal with the particular risk। किस तरह के मतलब अरेंजमेंट, मतलब यदि किसी तरह का रिस्क है, उस रिस्क को पर्टिकुलरली आप किस तरह से डिफेंड कर रहे हो, क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हो, उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट है। एक ही रिस्क का नहीं है, कम फैक्ट्री में साइट पे जितने भी रिस्क है उसके बारे में बात कर रहा है कि हर एक तरह का आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए हर एक तरह से रिस्क को निपटने के लिए। अब देखेंगे जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। अपने वर्क एरिया का रिस्क असेसमेंट करें, आइडेंटिफाइड सप्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। अपने जो खतरे हैं उसको पहचान करें, हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन पास करें, बाईपास नहीं पास करें मतलब बताएं एक दूसरे को, और उनके बारे में उनको ट्रेनिंग दे। कभी कभी क्या होता है वर्कमैन को सब चीज लगा होता है, आपने एसओपी डिस्प्ले कर दिया, पिक्चर डिस्प्ले कर दिया, जेएस से कर दिया, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको उसके लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, निर्देश देना पड़ेगा, हाँ ये काम आपको ऐसे करना है, तभी कर पाएगा वो। एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। हर एक चीज, हर एक नियर मिस, अनसेफ फैक्ट, अनसेफ कंडीशन का रिपोर्ट होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड बनना चाहिए, और उसको इन्वेस्टिगेशन करके उसके रूट कॉज फाइंड करके उस पर काम करना चाहिए। कंसल्टेशन विथ वर्कर्स ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स पे वर्कर का भी सुझाव लेना चाहिए। डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड परमिट टू वर्क सिस्टम टू कंट्रोल हजार्ड्स। हर जगह पे वर्क परमिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें तो कंट्रोल द हजार्ड। परमिट क्या है? परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आइडेंटिफाई द हजार्ड्स में आइडेंटिफाई हजार्ड क्या क्या है, खतरे क्या क्या है, उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक हजार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल हजार्ड सब्सटेंस ऑफ लोन वर्क फॉर लोन ऑफ लोन वर्किंग। लोन वर्किंग मतलब जून में अकेला एक आदमी काम कर रहा है, उसके लिए अलग से रिस्क असेसमेंट करें, स्पेशल रिस्क असेसमेंट करें। जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स क्या होना चाहिए? कैरिंग आउट स्पेशलिस्ट रिस्क असेसमेंट सच एज दो जन हजार सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया कि लोन वर्किंग के लिए, वॉलंटियर के लिए स्पेशल वर्क रिस्क असेसमेंट करें। कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इन्वेस्टर्स, अब रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर और विजिटर्स को भी ध्यान में रखें, और उनके लिए भी क्या क्या पीपी सेफ्टी के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स है, जब विजिटर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट है। प्रोविजन ऑफ सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग, जैसे कि सेफ्टी इंडक्शन होगा, जैसे कोई विजिटर्स आ गया, कॉन्ट्रैक्टर आ गया, तो पहले उनको सेफ्टी ट्रेनिंग दे। इस तरह का आपको हीरा में भी लिखना है, रिक्रूटमेंट में भी लिखना है, और इस तरह का प्रोविजन भी अरेंज में करना है कि विजिटर आया तो उसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजंस, बाथरूम हो गया, ड्रिंकेबल वाटर हो गया, रेस्ट रूम हो गया, और फर्स्ट एड ओएसी सेंटर हो गया, इस तरह का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर ईपीपी, इमरजेंसी प्रिपेरेंस प्लान आपके पास होना चाहिए, इनकेस ऑफ इमरजेंसी हो गया, फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोलैप्स स्ट्रक्चर हो गया, तो इस तरह के प्लान, इस तरह के इमरजेंसी निकलने के लिए आपके पास क्या क्या प्रोसीजर, हेल्थ सर्विलांस, मेडिकल जांच होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स इंक्लूडिंग हजार्डस एंड कंट्रोल मेजर्स। सेफ्टी कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए कि मतलब फायर अलार्म हो गया या वॉकी टॉकी सिस्टम हो गया, इस तरह कम्युनिकेशन का कंट्रोल मेजर होना चाहिए।
compliance monitoring, including auditing of system, but also the measuring of workplace parameters, not just to assess the effectiveness of the managements अब जो भी हम कंप्लायंस करेंगे ऊपर जो सारी चीजें हमने पढ़े उसका कंप्लायंस का मॉनिटरिंग में करना चाहिए, जैसे कि ऑडिट हो गया, आप ऑडिट करें, इंक्लूडिंग ऑडियो सिस्टम, मेजरिंग वर्क प्लेस पे, जैसे कि नॉइज हो गया, एम्बियंट एयर हो गया, वर्क नॉइज हो गया, एम्बियंट नॉइज हो गया, इस तरह का उसका मॉनिटरिंग भी करें, ताकि आपका जो वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी का कंप्लायंस है कितना इफेक्टिव है, कितना हम कंप्लायंस कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका मालूम चल सके. All the general health and safety management issues will be relevant to all workplaces. They are generic issues. However, the practical arrangements made for the management of these issues will be have to the tailored to suit the organization. Depending the workplaces, specific health and safety arrangements will also have to develop to deal with particular risk. हर एक चीज के लिए स्पेशल टूल्स होना चाहिए किसी भी इमरजेंसी को खत्म करने के लिए. इमरजेंसी मतलब रिस्क, कोई भी रिस्क है तो स्पेशल तरीके से उसको डील करें, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करें. द लिस्ट ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स दैट माइट be required can be long and is dependent on the problems and issues faced by the organization in question. For example, a lorry haulage company will have to set for arrangement to manage transport risk, but an office-based company will not. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हर एक कंपनी को अपना अपना पॉलिसी अपने अपना ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेट करना चाहिए. तो ये बोल रहा है, मान ली एक लॉरी के हॉलेज कंपनी है, वो माल सप्लाई करती है, ट्रांसपोर्ट का है, तो वो एक ऑयल एंड गैस का पॉलिसी सेफ्टी पॉलिसी सेट नहीं कर सकता है, वो ट्रांसपोर्ट का ही हेल्थ एंड सेफ्टी सेट करेगा, बट एन ऑफिस बेस्ड कंपनी विल नॉट. और जो ट्रांसपोर्ट का जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रहेगा, वो जो ऑफिस आईटी कंपनी हो गया, जो अदर इंडस्ट्री हो गया, वो उसका पॉलिसी कॉपी नहीं कर सकते. इसके लिए हर एक का पॉलिसी अलग अलग होनी चाहिए. रिस्क असेसमेंट कब कर, रिस्क असेसमेंट कैसे इफेक्टिव होगा आपका. एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रॉब्लम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मे नीड डिटेल अरेंजमेंट इंक्लूड. ये जो सारी चीजें जो नीचे दी गई हैं, तो इसके लिए डिटेल अरेंजमेंट होना चाहिए. जैसे कि लोन वर्किंग आदमी कहीं कोई अकेला जाके काम करता है, तो वहां पर रिस्क रहता है ना, वहां पर कम्युनिकेशन कुछ नहीं रहता. इसके लिए स्पेशल रिस्क असेसमेंट करें लोन वर्किंग के लिए. उसके बाद हाउस कीपिंग भी कभी कोई क्या है, नॉन रिटर्न जॉब है. प्लांट में यदि सफाई करनी है तो वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिस्क इनको रहता है हाउसकीपिंग करने के लिए. फिर नॉइज एक्सपोजर कंट्रोल, फिर नॉइज कंट्रोल करने के लिए आपका क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और इंजीनियरिंग कंट्रोल करना है, इसको भी आपको हीरा को ध्यान में रखना है. फिर वाइब्रेशन एक्सपोजर के लिए सेम उसी तरह कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल के लिए अलग से रिस्क असेसमेंट करें, अलग से प्रिकॉशन ले उसका. फायर एंड सेफ्टी का ही है, कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो रिस्क है उसको कैसे आपको कंट्रोल करना है. नॉट control of transport. Not all organization will have all these risks. These are specific to the organization and its function. ये जो जितने सारे ये जो दिखाए हमने पढ़े अभी, लोन वर्किंग, हाउसकीपिंग, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन चीज है. इसके लिए डिटेल में रिस्क असेसमेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए. रिव्यू पॉलिसी, जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो कब रिव्यू होना चाहिए. A health and safety policy should not be considered as a rigid and unchanging state. It should be subject to regular review so that it remains current and relevant. I this way it can be kept a live document. मतलब हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी एक बार बन करके ऐसा नहीं है कि छोड़ दें, इसको बीच बीच में रिव्यू करना चाहिए. लाइव डॉक्यूमेंट, जिंदा डॉक्यूमेंट, जब पहली फैक्ट्री चल रही है, आपकी साइट चल रहा है, तो वो हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए. इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू रिव्यू पॉलिसी ऑन ए रेगुलर बेसिस.
ये रेगुलर बेसिस पर रिव्यू होना चाहिए एनुअली, हर साल। हाउएवर देयर आर अदर सर्कमस्टेंसेस व्हिच कुड गिव रिस्क राइजेस टू रिव्यूज। एनुअली कर सकते हैं या कुछ बीच में कुछ मैनेजमेंट चेंजेस होता है। अभी हम देखें कब कब पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, कब कब रिव्यू होनी चाहिए, हम देखते हैं। अब देखते हैं कि पॉलिसी कब कब रिव्यू होनी चाहिए। सर्कमस्टांसेस विच माइट रिक्वायर्ड रिव्यू ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी कब कब रिव्यू होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, जब कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है, आपका प्रोसेस चेंज होता है या नया प्लांट को आप इंट्रोड्यूस करते हो तब पॉलिसी चेंज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है कि रिटन डॉक्यूमेंट है पॉलिसी। Organizational changes to key personnel such as new CEO or MD or changes to the management structure of the organization। यदि कोई कंपनी का CEO और MD चेंज होता है उसके बाद भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करें। लीगल चेंजेस, यदि स्टेट गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का यदि किसी गवर्नमेंट का यदि कुछ चेंजेस होता है तब रिव्यू करें। सच है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, यदि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नया लीगल चेंज हुआ है तब जाकर रिव्यू करें। चेंजेस टू द टाइप्स ऑफ वर्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज, चेंज होना चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन कोई नया, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का यदि जूता शूज बनाने का फैक्ट्री है, यदि वो अलग से सॉक्स बनाने में लगा उसके बाद उसे उसके जो हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की जरूरत होगी। So, where an audit, investigation or risk assessment suggest the policy is no longer effective, यदि हमने जो टारगेट सेट किया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो उसके उसके बाद उसके तब भी हम अपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। यदि इफेक्टिव नहीं है तो यदि मान लीजिए हमने पॉलिसी सेट किया बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, हमसे अचीव नहीं कर रहे हैं, तभी भी हम पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। when requested by third parties such as an insurance company or client, यदि हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं, यदि वो रिक्वेस्ट करती है कि पॉलिसी थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करना है तो उसके रिक्वेस्ट पे भी हमें पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। फॉलोइंग एनफोर्समेंट एक्शन, जो कुछ लीगल एक्शन जो एजेंसीज हैं उनके कहने पे भी हमें चेंज करना पड़ सकता है। फॉलोइंग कंसल्टेशन विद द वर्क प्लेस आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, एग्जाम्पल एन एनुअल रिव्यू इज ए कॉमन प्रैक्टिस, जो हर साल का जो रिव्यू है वो कॉमन प्रैक्टिस है, बट यदि कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है जैसा हमने ऊपर पढ़ा है तभी भी हम चेंज करेंगे। द एम ऑफ द रिव्यू इज टू मेक श्योर दैट द पॉलिसी इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट, हमारा पॉलिसी रिव्यू करने का मतलब ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट अपडेटेड है। हम अभी जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। द डेट ऑफ द प्रीवियस रिव्यू शुड बी रिकॉर्डेड ऑन पॉलिसी डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट हाउ करंट दे आर, और उसके ऊपर जो भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसका कैसे अपडेट है, लास्ट कब अपडेट हुआ था उसका डेट उस पर मेंशन होना चाहिए। मैं आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की कॉपी दिखाऊंगा। स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस, जैसे कि हमने एलिमेंट वन में ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, आर्टिकल 14 ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एफ एंड एच रिकमेंडेशन 1981 और 164, employers should wear the nature of the operational in their undertaking warrants it be required to set out in writing their policy and arrangement in the field of occupational safety and health and the various responsibilities exercised under these arrangements, and to bring this information to the notice of every worker in a language and medium the worker are readily understand। तो जो हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी है वो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए। यदि मान लीजिए कि मेरे को हिंदी नहीं आती, तो यदि वो हिंदी नहीं आता और हिंदी में पॉलिसी लिख के हमने डिस्प्ले कर दिया, वो सामने वाले क्या समझ में आएगा क्या चीज है, क्या मैनेजमेंट का कमिटमेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, कैसे अचीव करना है। इसके लिए वो जो भी लोकल लैंग्वेज मस्ट है, किसी पॉलिसी को डिस्प्ले करने के लिए लोकल लैंग्वेज में हो। आप दुनिया के सारे भाषा में करो लेकिन जो पॉलिसी है जहाँ हम काम कर रहे हैं वो लोकल लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है, ताकि उसके जरूरी इसके लिए है ताकि सारे आदमी आसानी से समझ सके क्या मैनेजमेंट का टारगेट है, सेफ्टी रिलेटेड का क्या कमिटमेंट है, तो उसके लिए
उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या रिक्वायरमेंट पर मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्थ सेफ्टी को इफेक्टिव करने के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का रोल क्या है। इसके बीच में जो भी हमने पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया उसको इवेल्युएशन करें। व्हाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस बोथ अंडरटेकिंग सिमिलर वर्क। व्हाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों बहुत अंडर क्यों होना चाहिए। व्हाट आर द थ्री की एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट। जैसे कि अभी हमने तीन जो की पढ़े थे हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट का, वो क्या क्या था। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, organizing section and the arrangement section. Who should sign the policy statement, पॉलिसी को कौन कौन साइन करता है। तो पॉलिसी को सीईओ और एमडी मतलब टॉप जो भी कंपनी का होगा वो साइन करेगा। व्हाट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पांसिबिलिटी डू ऑल वर्कर्स हैव, सब वर्कर की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि चार्ट, आप चार्ट को क्लियरली देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वर्कर्स की एमडी सीईओ मैनेजर्स सब पे क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज है। व्हाट डज सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो, सेफ्टी चार्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या शो करता है, क्या दिखता है। हमें ये दिखता है कि उसमें टॉप मैनेजमेंट से पॉलिसी चली, नीचे डाउन द लेवल सॉफ्ट फ्लोर पाई, बट कम्युनिकेशन स्विच के रिवर्स होता है। वर्कर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इंजीनियर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसके बाद डायरेक्टर, उसके बाद फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास में ये जाएगा। व्हाट सर्कमस्टांसेस माइट रिक्वायर रिव्यू पॉलिसी, क्या क्या अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या क्या जरूरत है हेल्थ एंड सेफ्टी को रिव्यू करने के लिए। जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि जब कोई कंपनी में नया टेक्नोलॉजी आता हो, सीईओ या एमडी चेंज होता है, कोई लीगल चेंजेस होता है, या कोई अपना प्रोसेस चेंज हो रहा है, या थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, या कुछ लीगल एक्शन, लीगल एक्शन मतलब है कि कुछ रिक्वायरमेंट है लीगल का तब चेंज करना है। वैसे ही जनरल प्रैक्टिस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का ये ईयरली ईयरली चेंज होना चाहिए। तो ये अपना एलिमेंट टू बहुत छोटा सा टॉपिक था अपने निबोस आईजीसी का। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद बहुत लंबा चैप्टर 3, 4 और 5 लंबे चैप्टर हैं, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। हम पॉलिसी हमने पढ़ लिया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। पहला एलिमेंट हमने पढ़ लिया, फाउंडेशन बेसिक हमने पढ़ लिया। उसके बाद से हमने पढ़ लिया पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी कोई भी कंपनी हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी क्यों सेट करती है, पॉलिसी को अचीव कैसे किया जा सकता है, टारगेट क्या क्या लेना है। उसके बाद हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू कब होती है, एमडी का पॉलिसी में क्या रोल है, वर्कर का रोल क्या पॉलिसी में है, सीनियर स्टाफ का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पॉलिसी में, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और देन उसके बाद में पॉलिसी कब कब रिव्यू होती है, और रिस्क असेसमेंट हम करें जब जब मतलब जो हम पॉलिसी बनाए हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी, तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारा लोन वर्किंग हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, नॉइज एक्सपोजर हो गया, फायर सेफ्टी प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस तरह के ध्यान में रखते हुए अपने को हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट करनी है। तो यदि अभी तक दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि अब आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल सके। मैं अभी निबोस का पूरा जो अभी एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 खत्म हो गया, अब एलिमेंट 3, 4, 5 भी मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। ताकि मैं जैसे कि वादा किया था आप लोगों से कि मैं निबोस IGC1 और IC2 मैं दोनों पढ़ाऊंगा। दोनों के लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेंगे, तो आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जाकर रजिस्ट्रेशन करा कर आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निबोस क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी यदि आपका कोई सुझाव या कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जय सुरक्षा, बाय।